जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। हमने हिंदी की क्लास में पूरे वर्णमाला कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के बाद जो व्यापम और CGPSC द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन वो हम इसके बाद लगाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि ये क्लास आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप क्लास की पहले ही क्लास में आपको बताया है कि वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण हम बोलते हैं ध्वनि को, है ना। मैंने आपको बताया है यदि हम उसको बोलते हैं तो उसको मौखिक बोलते हैं। और वर्ण यदि देखिए क है, ये क, यदि हम इसको वर्ण बोलेंगे, यदि मौखिक रूप से इसको ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है। शब्द के समूह को हम नहीं बोलते हैं, शब्द के समूह अलग चीज़ होता है, अखंडित शब्द अलग होता है। हाँ, यहाँ अखंडित ध्वनि या वर्ण बोला जाता तब यहाँ पे हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखते हैं दूसरा, भाषा की लघुतम इकाई क्या है। भाषा की लघुतम इकाई क्या है। शब्द नहीं, ये तो 3-4 शब्द मिलके बनता है। अक्षर भी नहीं है और वाक्य भी नहीं है, वर्ण है। तो मैं आपको यहाँ पे वर्ण और अक्षर में अंतर बताता हूँ। ये आपका वर्ण होता है क या फिर अ, ये आपका वर्ण है। और अक्षर होगा ये क और ये अ। अब देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने दोनों जगह अ क्यों लिखा, है ना, दोनों जगह अ क्यों लिखा। जब किसी व्यंजन में, हाँ, हलंत वाले व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ते हैं तो वो अक्षर बन जाता है। और जो व्यंजन है वो स्वतः ही वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ठीक है, आपको अक्षर का मतलब समझ आ गया। अक्षर वो होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन जो व्यंजन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसे स्वर की आवश्यकता होती है। तो जब व्यंजन में एक स्वर मिल जाता है तब हम उसको अक्षर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है। सबको पता है व्यंजन, ध्वनि का लिखित रूप व्यंजन होता है। ठीक है, हम यहीं से सब कुछ देख लेंगे, हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। 10-11 नंबर हम ऐसे ही चलते जाएंगे। नहीं तो एक काम करता हूँ, आप लाइन से ही चलते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इस पार्ट को हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह क्या होता है। देखिए मैंने आपको आयोगवाह पढ़ाया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर के यदि हम भेद बताएं तो स्वर के हम 3 भेद बोलते हैं। एक होता है आपका मूल, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। नहीं, प्लुत बोलता हूँ, ये आयोगवाह, ये तो उच्चारण के स्थान पे हो जाएगा आयोगवाह। आयोगवाह, मूल, दीर्घ और आयोगवाह। ठीक है, तो ये कैसे होगा। देखिए आ, ये आ आपका मूल है, ये दीर्घ है। ठीक है, ये मूल है, ये दीर्घ है, ये मूल है, ये दीर्घ है। लेकिन अम और आहा आयोग वहाँ है आपके। अम और जो आहा है वो आयोग वहाँ है। इसी को हम हाओ, तो ये हो गया आपका आयोग वहाँ का उत्तर। अम और आहा आपका आयोग वहाँ हो गया। अब बोलते हैं इसमें हरस्व नहीं है, हरस्व स्वर नहीं है। तो इसमें हरस्व कौन सा नहीं है, तो ये ई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ई प्लस ई से मिलकर बना है ये, है ना। ये किससे बना है, ई प्लस ई से मिलकर बना है ये, इसलिए हरस्व नहीं है। बाकी ये ई ऊ हरस्व है। ठीक है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब दीर्घ बताना है आपको, दीर्घ बताना है। बताइए दीर्घ कौन सा है। दीर्घ कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको लगने से तो लग रहा हो कि इसमें 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा है, ये तीनों दीर्घ हैं। तो ऐसा नहीं है ना, ये दीर्घ नहीं है। क्यों नहीं है, इसके कारण सहित समझिए। ये तो आपका मूल स्वर है। ठीक है, ये आपका ये अ प्लस अ से मिल के बना है, और ये अ जो है अ प्लस ऊ से मिलकर बना है, और ये अ प्लस ओ से मिलकर बना है। और जब मैंने बताया था आपको स्वर के बारे में तो बताया था कि दीर्घ जो एक ही जाति के मिलके बनता है ना, एक ही जात से मिलके बनता है वो दीर्घ है। और ये भी दीर्घ है। यदि पूरा अगर बोला जाए तो सभी दीर्घ होता, लेकिन तीनों में ऐसा अलग से पूछा जा रहा है तो इसको हम संयुक्त बोलेंगे। अब इतने को हम संयुक्त बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो होठों के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, आवृत और वृत्तमुखी। यदि किसी स्वर को बोलने में आपका होंठ अगर गोलाकार हो रहा है या फिर गोलाकार नहीं हो रहा है तो ये है 2 प्रकार। ठीक है, किसी को पुकारने के लिए हम किस स्वर का उपयोग करते हैं, तो किसी को पुकारने के लिए हम प्लुत स्वर का, जैसे वैसे होता है ना, इसको प्लुत स्वर बोलते हैं। ह्रस्व छोड़ 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा, ह्रस्व और लघु एक ही हो गया, और दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में 3 मात्रा। ये मात्रा पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन में आपको मात्रा भी पूछा है। ह्रस्व में 1 मात्रा गिनते हैं, दीर्घ में 2 मात्रा गिनते हैं, और प्लुत में 3 मात्रा गिनते हैं। ठीक है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं, अभी मैंने ऊपर बताया संयुक्त कौन सा है, तो आ और आ नहीं हो सकता क्योंकि आ तो मूल है, और आ से मिलकर आ बना है। ठीक है, ई भी नहीं हो सकता, ज और झ भी नहीं हो सकता, तो ए और ए ये संयुक्त है। इसका रीज़न देख लीजिए, मैं हर चीज़ आपको रीज़न सहित ही बताऊंगा। ठीक है, रीज़न देख लीजिए, ये इसका हम संयुक्त का मतलब होता है अलग अलग वर्णों से मिलकर बना होता है। अतः ये अ किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई। ठीक है, आ प्लस ई से मतलब आपका ए बना है। अब आ प्लस ए है, ये मात्रा में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आ प्लस ए से मिलके बना है, और ओ किससे मिलके बना है, तो आ प्लस ओ से, ये तो इसलिए ये संयुक्त है। ये आपके ए के लिए लिखा हूँ और ये आपके आओ के लिए लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 18, 9, 10 इधर होगा ये यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है। नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं आपके ख और ज, जिसके नुक्ता वाले जो है ना, नवीन विकसित में हमने क्या पढ़ा था, किसी वर्ण के नीचे यदि सब बिंदु लगते हैं तो उसको नुक्ता बोलते हैं। यदि या फिर से ऊपर के अर्ध चांद बनता है तो उसके ये आपकी नवीन व्यंजन है और ये नवीन स्वर है। तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं आपका ख और ज। ठीक है, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं आपके ख और ज, आपके नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। दूसरा है आपका श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन है, सबको पता है ये ऊष्म व्यंजन है। श, श, ह बोलने पर आपके, लेकिन इसमें ऊष्म ऑप्शन में नहीं है, तब क्या लगाएंगे आप, ऊष्म यदि ऑप्शन में नहीं है तब इसको संघर्षी लगाएंगे, इसको हम संघर्षी लगाएंगे। ठीक है, ऊष्म और संघर्षी एक ही होता है, क्योंकि हवा जैसे ही निकलता है तो बहुत स्पीड से निकलता है। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी आपका 25 तो रहता है, वो है। ठीक है, अब 25 होता है ना, क ख ग घ च छ ज झ, तो ये 25 वाला ये है। अब निम्न में से कौन सा घोष है, देखिए मैंने आपको घोष अघोष सब पढ़ा दिया है। घोष अघोष एक टेबल के माध्यम से सब कुछ बताया है कि इसमें घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके 12 का घ, ये आपका घोष है। ठीक है, 12 का घ घोष है। कैसे पता चला, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा ह, अंतस्थ और स्वर, ये आपके घोष होते हैं, मैं आपको बताया हूँ उसको। ठीक है, अब देखिए श का उच्चारण स्थान क्या है। स का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान पढ़ते समय भी आपको एक टेबल के माध्यम से बताया हूँ कि पहले ह लिखना है, उसके बाद आपको शक्कर, सरोता, शक्कर, षटकोण, सरोता लिखना है। तो पहले आता है हमारा के के बाद आता है टी के बाद आता है एम, तो ये मूर्धा होगा। ठीक है, तो ये आपका मूर्धा है। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण है, किससे मिलकर बनती है, क प्लस श से। ठीक है, क प्लस श से अक्षर ध्वनि मिलकर बनती है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम कौन सा होता है, मैंने क्रमवार जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया हूँ कि इसका क्रम कौन सा होता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है आपके क प्लस श से हो रहा है, तो क के बाद इसका आता है, इस क के बाद हम इस अक्षर से निर्मित ध्वनियों को, शब्दों को रखेंगे। ठीक है, अनुनासिक अक्षर नहीं है, तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो अनुनासिक नहीं है। ठीक है, अनुनासिक अक्षर नहीं है बोलते हैं, तो ज्ञ या ण म अक्षर नहीं है।
ये तो है होना चाहिए था, ये हम नहीं है लिखे हैं। या नामा, ठीक, या ये इसमें है होना चाहिए था जहाँ था कि ये इसे पंचमाक्षर बोलते हैं, ये है होना चाहिए, तो आंसर तो ग आना चाहिए 16 का। इसमें आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे मुझे कन्फ्यूज़न है। आगे बढ़ते हैं। 17, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो स्पर्श पहले के 5 वर्ग हैं ना, जो हमने पढ़े थे, पहले के जो 5 वर्ग हैं वही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पहले के 5 का कचट तप जो हमने पढ़ा था वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके उच्चारण से जीभ कहीं ना कहीं, हवा कहीं ना कहीं हमारे मुख गुहा को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अंतःस्थ कौन से हैं? यार अलावा को हम अंतःस्थ कहते हैं, अच्छे से याद है, तो यार अलावा हमारे ऑप्शन में है, ये यार अलावा। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? तो सबको पता है व्यंजन, ठीक है, व्यंजन ही है जो दूसरे ध्वनि से मध्य बोला जाता है। तो स्वर तो खुद में उच्चारण होता है। वर्ण जब हम अक्षर, जब वर्ण में हम स्वर मिला देते हैं तो वो अक्षर बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्राण कौन सा है? मैंने बताया था ना, अल्प प्राण महाप्राण का टिक, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इस प्रकार ट्रिक बताया था। तो ये अल्प प्राण महाप्राण ये है आपका वर्ण का सेकंड। महाप्राण के लिए आपका 2 और 4 वर्ग वाले, 2 और 4 वर्ग वाले आपके महाप्राण में गिनती होती है। तो ये ख और घ। ज्ञ किस वर्णों से मिलकर बनता है? देखिए मैं इसको हमेशा ज्ञ बोल रहा था, लेकिन जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ मैं ज्ञ ही बोलता हूँ अब, और आप भी ज्ञ ही बोलिए क्योंकि यही सही है, ठीक है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो आधा ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, ठीक है। इसको और तोड़ा जा सकता है, यदि इसमें हलंत लगा देंगे या इस य में यदि हम हलंत लगा देंगे तो हमें लास्ट अ लिखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो भी वो सही है, लेकिन इन दोनों में हलंत लगा होना चाहिए तब की स्थिति में, ठीक है। आगे इसको और कैसे दिया जा सकता है? ज्ञ को नहीं, ज्ञ को ऐसे ही दिया जा सकता है क्योंकि ज्ञ आधा रहता है, ठीक। आगे चलते हैं। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? प्रथम और द्वितीय क्या कहलाते हैं? तो ये आपके अघोष कहलाते हैं। 22 अघोष कहलाते हैं। आपको ट्रिक पता होगा ना, तो पहले अघोष पढ़ाया था, फिर सघोष 3 बार पढ़ाया था, ठीक है। तो आप वो टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ बार बार बताना संभव नहीं हो पा रहा है, इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं ईकारांत। मैंने बताया था ये अब जब किसी शब्द या किसी शब्दों का वो अंत किसी ध्वनि, किसी स्वर के अंत से होता है, किसी शब्दों में का अंत स्वरों के ध्वनियों से अंतिम होता है तो उसको ईकारांत कहते हैं, सॉरी कारांत कहते हैं। मैं ऐसा बता नहीं पा रहा हूँ। कोई स्वर, कोई शब्द जिसकी आखिरी अंतिम किसी भी व्यंजन से हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कारांत। और इकारांत का मतलब है कि लास्ट की ध्वनियाँ छोटी ई की मात्रा होगी, तो छोटी ई की मात्रा किस में है? तो ध्वनि में है। ये ईकारांत हो जाएगा, ये ओकारांत हो जाएगा और एकारांत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कंठ कौन सा है? अब बताइए। क ख कंठ है, जो कंठ से ध्वनियाँ निकलती है, क ख, ये पहला का ही है 24, ठीक है। क ख हमारा पहला ऑप्शन। क ग ज फ ध्वनि कौन सी है? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनि, इसको हम आगत ध्वनि में पढ़ चुके हैं। निम्न में से व्यंजन में कौन सा क्रम सही है? तो आपको क्रम निकालना, देखिए ध्वनि का क्रम बता रहा है, तो आपको लिखना है कि टी एम डो, ठीक है। क से होता है कंठ, टी से होता है तालु, तो तालु कहाँ पे है? ये तालु हो गया होगा, ठीक है, तालु। उसके बाद है, या फिर आप कचट तप भी याद रख सकते हैं, क चट तप, कचट तप भी याद रखते हैं तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर कचट तप याद रहेगा तो भी आप कर सकते हो। क से शुरुआत होना चाहिए, तो एक ही हमारा ऑप्शन है जो क से शुरुआत हो रहा है, तो आंसर यही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा है?
कौन सा ऐसे है अक्षर है जो संयुक्त से बना है, तो हमको पता है संयुक्त अक्षर हमारे 4 है, शत्र, ज्ञ और श्र। तो हमें यहाँ 3 तो मिल रहे, उ नहीं है, आ ज भी नहीं है, प फ ब भी नहीं है, ये है। और इसके साथ एक और रहता है, वो है श्रमिक वाला श्र। ठीक है, तो ये भी आएगा 4 में आपका संयुक्त अक्षर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच माना गया है, तो वो अंतस्थ है। उच्चारण बोल रहे हैं ना, उच्चारण आपका होगा उच्चारण एक दोनों में कंफ्यूज होता है, एक अंतस्थ है एक आयोग हुआ है। ठीक है, एक अंतस्थ है एक आयोग हुआ है। तो ये अंतस्थ यर अलावा का हम बीच में मानते हैं उच्चारण, और आयोग वहा को जैसे अम और आहा को हम स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी मानते हैं। ये है कड़ी, आयोग वहा मतलब आ रहा है बीच में कड़ी है, और अंतस्थ बीच में आता है, अस्था मतलब समझ जाएगा, अंतः मतलब बीच में, तो स्वर और वर्णों की मध्य माना जाता है इनका उच्चारण यर अलावा को। नेक्स्ट, सो थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है और जितना हो सके उतना चर्चा भी आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धा व्यंजन कौन सा है। अब मूर्धा कौन सा है ये बताएंगे, तो ऐसा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बताएंगे, ये देखिए, अगर ऐसा याद नहीं हुआ तब कैसे बताएंगे, तो आपको लिखना है KTM डो। ये नीचे लिख देता हूँ डो को, है ना, ये डो। तो ये होता है आपका कंठ, अरे यार हाँ ये पढ़ा था KTM डो। ठीक है, तो के से होता है हमारा कंठ, टी से होता है तालुक, म से होता है मूर्धा। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब देखिए कचट तप, देखिए कचट तप में ये आला देखना है आपको, क च ट। अब ट से देखिए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ न, तो ट ठ ड ढ न में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए अगर क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, देखिए हर चीज़ हर किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ट्रिकें जो हैं या फिर आपके खुद के जो सोच बनाए रहते हैं वो हमेशा आपको याद दिलाती है। तो जैसे ही आप भूल जाएंगे तो पहले से KTM डो ऐसे लिख लीजिए। अब देख लीजिए एम मतलब होता है मूर्धा, एम मतलब होता है मूर्धा, और तीसरे में कौन सा चालू होता है, तो कचट तब भी याद रखिए, क च और ट। तो अब ट वाले वर्ण में जितने लोग आएंगे वो सब मूर्धा होंगे। इसमें वो लोग स्वर भी दे सकते थे, है ना, स्वर भी इसमें दिया जा सकता था। तो ट ठ ड ढ न, तो ट ठ ड ढ न पा रहा है इसमें, तो यही आंसर होगा। इस तरह आपको पहचान सकते हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, च छ ज झ। तो ये च छ ज झ आपका कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। 30 नंबर ये आपके तालु से हो रहा है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तालु से हो रहा है। इसको भी वैसे याद कर सकते हैं, KTM डो। ठीक है, अब च कचट तप ना, कचट तप क और च, देखिए च वर्ग बोला है और टी से होता है तालु, तो तालु। कोई दिक्कत हो रही है याद करने में, बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा है उसको, वो है आपके आयोग हुआ, ये कड़ी है और ये अर्ध स्वर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अकारांत, उसको बोलते हैं अकारांत। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका अकारांत। ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, अब इसको बार बार आपको पूछा जाएगा, तो ट वर्ग आपके मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद है आपका हिंदी शब्दकोश में शब्दों का आपको क्रम बताना है। चलिए अब आप क्रम बताइए कि कौन सा है। ठीक है, शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान, ज्ञान और मिश्रित। तो आपको पहले क ख ग घ से याद करना पड़ेगा, तो क ख ग घ, है ना, क ख ग घ, क ख ग घ ग च छ ज झ य, च छ ज ज, च छ ज झ। तो देखिए ज आ रहा है, ठीक है, ये ज आ रहा है, और ज के बाद आता है आपका ज्ञा, ज्या, तो ये आपका ज्या, तो ये आएगा स। तो स किस में इन दोनों में है, बाकी दो को काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या आएगा, ये तो ज्ञा हमने निकाल लिया। उसके बाद द या ब पहले आएगा। अब फिर से देखते हैं,
कौन सा है? च छ ज झ य त थ क ख ग घ ङ च छ ज झ य प फ ब भ म। तो ये व बाद में आता है, शिक्षक शिक्षक शिक्षक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द आएगा मिशन, च छ, ये म लास्ट में है ना, प फ ब भ म, तो ये म आ जाएगा। म के बाद आपका आएगा व, और शिक्षक में आएगा श, लास्ट में आ जाएगा। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दी है, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में, ये पूरा शब्दकोश वाला है, तो ये आप कर लीजिएगा। ये चार्ट आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। निम्न में से लुंठित कौन सा है? देखिए ल लुंठित नहीं है, र लुंठित है, हमने ऐसे ही पढ़ा था ट्रिक बना के। तो आपका र लुंठित है, ल पार्श्विक होता है। हिंदी शब्दकोश में क्रम बताना है, तो ये भी सब क्रम वाला है। तो इसका उत्तर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उत्तर चलिए, उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा आमर्ष पहले आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, आमर्ष पहले आएगा, शब्दों में आपका आमर्ष पहले आ रहा है, आमर्ष, ठीक है। अंजलि नहीं, आमर्ष पहले आएगा। आ में अम की मात्रा पर लास्ट में दिखते हैं, इसलिए आमर्ष अंश पहले आएगा, ठीक। तो थोड़ा कुछ और क्वेश्चन बचे, उसको और देख लेते हैं, बाकी आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। जो शब्दकोश वाला होगा इसमें र का स्थान आपको पूछ रहा है, तो र का स्थान होता है आपका दंत मूल। र बोल के देखिए, दंत और मूल में जा रहा है र, यह अलावा हमने ट्रिक बना के पढ़ा था। जिस शब्दों के अंत में बड़ा ई आता है उसको ई कारांत बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, ई कारांत। तो आज के क्लास में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इसके बाद जो CGPSC और या व्यापम जो क्वेश्चन पूछा है, कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन, ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन जो आए हैं उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक अध्याय ख़त्म होने के बाद हम पहले उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के बाद जितना क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इस प्रकार आपके लिए प्रत्येक चैप्टर से कम 100-150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। इतना आपके लिए CG व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, यदि आप ऐसा पढ़ते हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।